पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे पिगमेंट्स के बारे में। चल गया भाई, क्लास चल गया, क्लास चल रहा है, स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलिए आ जाइए। चलिए, पिगमेंट्स की बात कर रहे थे, है ना बच्चे। पिगमेंट्स में मैंने क्लोरोफिल बोला था, 3 तरह के पिगमेंट की बात करेंगे, है ना। क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलेंस। मैं बहुत अच्छा हूं, ध्यान से देखिए जरा। अरे आ गया आ गया आ गया भाई। तो सुनिए अदिति, हाजिर हैं हम। अच्छा, अपडेट हट गया, बैक नहीं जा पा रहे। चलो बोलते हैं, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला था क्लोरोफिल कौन सा कहाँ पाया जाता है ना। क्लोरोफिल कौन सा कहाँ पाया जाता है ना। तो मैंने वो बता दिया था। अब क्या बात करनी है उस पर गौर करते हैं। देखिए, हायर प्लांट में क्लोरोफिल ए और बी होता है, तो क्लोरोफिल ए और बी की बात करते हैं। सही है, आइए सबसे पहले क्लोरोफिल ए की थोड़ी तारीफ कर लेते हैं। क्लोरोफिल ए की कुछ तारीफ हो जाए। देखिए, क्लोरोफिल ए जो है ना, वो यूनिवर्सल पिगमेंट है। यूनिवर्सल पिगमेंट है, बताया तो था, सभी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। प्राइमरी पिगमेंट है बच्चे, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है, जिस पेज में ग्राफ है ना, सेकंड पेज में क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप बता सकते हैं मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है। तो मैं आंसर दे रहा हूं क्लोरोफिल ए। प्राइमरी क्यों बोला, प्राइमरी क्यों बोला, ये वेब वाला भी ठीक नहीं हुआ। चलो मैं बात करता हूं यार, आज ही बोलता हूं, ठीक है। साउंड बहुत हाई आ रही है क्या? नहीं, ठीक है ना? हाँ ठीक है बच्चा, ओके। एक बच्चे एसके, ये प्रॉब्लम का पता करता हूं क्या कैसा है, और फाइनल कमेंट कर दूंगा, है ना। ठीक है, चलो। प्राइमरी क्यों बोल रहा हूं, देखो बच्चों, आप सबको पता है क्लोरोफिल ए 680, क्लोरोफिल ए 680 और क्लोरोफिल ए 700 मेन फोटोसिंथेसिस कराने का काम किनका है पता कर लेंगे। ओल्ड लेक्चर क्यों काम नहीं कर रहे, ठीक है। ये आपके जो भी समस्या है मैं पहुंचा दूंगा वहां ऊपर तक, है ना। ठीक है, चलिए सुनिए, मैं बोल रहा हूं क्लोरोफिल ए 700 और क्लोरोफिल ए 680, यही तो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो प्राइमरी पिगमेंट तो क्लोरोफिल ए ही हुआ, इसी का काम है फोटोसिंथेसिस करना, यूनिवर्सल भी है। सही है, तो समझ में आ जाएगा, चिंता ना करो। ठीक है, दूसरा बच्चों, क्लोरोफिल ए की सिंथेसिस के लिए आयरन चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए एंड नाइट्रोजन चाहिए। क्या चाहिए? क्लोरोफिल ए के बनाने के लिए आयरन चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए एंड नाइट्रोजन आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस, आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बनाने के लिए ये सब चाहिए। एक और चीज चाहिए बच्चे, क्लोरोफिल बनाने के लिए लाइट चाहिए इन एंजियोस्पर्म। लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल इन एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट्स में क्लोरोफिल बनाने के लिए क्या चाहिए? लाइट भी चाहिए होगा। तो क्या क्या चाहिए वो बता दिया। और सुनिए, क्लोरोफिल जो है ना, एम्फीपैथिक होता है बच्चों, ध्यान से एम्फीपैथिक होता है, मतलब हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है, हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है और हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है। वाटर लविंग पार्ट भी होता है, वाटर हेटिंग पार्ट भी होता है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसे? एम्फीपैथिक। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर टैडपोल लार्वा की तरह होता है। अगले पेज में बना के दिखाता हूं। स्ट्रक्चर जो है टैडपोल लार्वा की तरह दिखता है। स्ट्रक्चर टैडपोल लार्वा की तरह, हाँ ठीक है, चलो पता करता बोलता हूं यार, वेब और ये जो भी है मैं बात करता हूं, है ना। परमानेंट इलाज की बात करता हूं, लेक्चर 2 की भी बात करता हूं, जो भी नहीं आ रहा है बात करता हूं, है ना। ठीक है, चलिए
अब बात आती है बच्चों, क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर टैडपोल लार्वा की तरह दिखता है। तो कैसा दिखता है, एक बार देखें तो सही। देखो, क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर टैडपोल लार्वा की तरह ऐसे दिखता है, ये ऐसे। ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, ऊपर के हिस्से में बीच में मैग्नीशियम होता है, जो कि दो, देखो बॉन्ड एरो से बना रहा हूं, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है और दो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। एरो जो बनाया वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सही है? क्या बोल रहा हूं? जो एरो बनाया है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और जो राइट लेफ्ट में बनाया वो क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है। तो देखो, ये इस पार्ट को कहते हैं मैग्नीशियम पॉरफायरिन हेड। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम पॉरफायरिन हेड। और इस हिस्से को कहते हैं फाइटॉल टेल। क्या बोलते हैं? फाइटॉल टेल। अब समझो जरा, हेड जो है ना, हेड का साइज जो है 15 एंगस्ट्रॉम बाई 15 एंगस्ट्रॉम है साइज। फाइटॉल टेल जो है 20 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग है। याद करने की जरूरत नहीं है, बस डेटा बता दिया और कुछ नहीं। देखिए, स्ट्रक्चर से रिलेटेड 2-3 पॉइंट बता रहा हूं, वो अपने काम आएगा, बस हो गया। ये साइज नहीं याद रखना है, ठीक है ना? साइज नहीं याद रखो, लेकिन हमें याद रखना है हेड जो है एसिडिक है बच्चों, टेल जो है अल्कोहलिक है, अल्कोहल होता है ये। एक्चुअली फाइटॉल टेल होता है C20H39OH, C20H39OH, हुआ ना अल्कोहल? तो अल्कोहलिक है, ये एसिडिक है। क्यों बताया मैं, वो सुनो। आपको पता है हेड और टेल, ये हेड है ये टेल है, दोनों आपस में कैसे जुड़े होंगे? एसिड और अल्कोहल के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? एस्टर बॉन्ड। तो ये बताना चाह रहा हूं कि हेड और टेल जो हैं एस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। हेड में बच्चों 4 पायरोल रिंग होती है, ऐसी होती है ना पायरोल रिंग, ऐसे करके बनाते हैं, ऐसे 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 पायरोल रिंग बनाते हैं। तो यहां पर 4 पायरोल रिंग होंगी, 4 पायरोल रिंग होंगी, और बीच में क्या है? मैग्नीशियम हैज टेट्रा पायरोल रिंग। 4 पायरोल रिंग है विथ मैग्नीशियम एट सेंटर, विथ मैग्नीशियम एट सेंटर, मैग्नीशियम सेंटर पर है। ठीक है, ठीक है भाई। वो ये हेड कैसा है? हाइड्रोफिलिक है। हेड कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। टेल कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक, वाटर हीटिंग है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक है। ज्यादा नहीं बता रहा, लिमिटेड चीज है जो अपने काम किया है। ठीक है, दूसरी बात यह है, आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल ए और बी। क्लोरोफिल ए और बी ना जो होते हैं, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, बस एक अंतर होता है। 4 पायरोल रिंग होती है, मैंने बोला 4 पायरोल रिंग होती है। 4 में से जो दूसरा पायरोल रिंग है, क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप होता है, क्लोरोफिल बी में, क्लोरोफिल ए में क्या होता है? मिथाइल ग्रुप, क्लोरोफिल बी में क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप। बस इतना याद रखना है। क्या सेकंड पायरोल रिंग में भाई थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, है ना? सेकंड पायरोल रिंग में क्या होता है? क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप, क्लोरोफिल ए में। ठीक है, बस इतना ही, ज्यादा नहीं। अब इसमें से क्या नहीं याद करना है वो अलग से क्रॉस कर देता हूं, ठीक है ना? क्या नहीं याद करना है? साइज याद करने की जरूरत तो नहीं है, बस इतना याद करो, ये एसिडिक है, ये अल्कोहलिक है, ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है, तभी तो एम्फीपैथिक बोला भाई। और दूसरे पायरोल रिंग पर मिथाइल ग्रुप होता है क्लोरोफिल ए में। जो क्लोरोफिल बी है, जो क्लोरोफिल बी है, इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सिमिलर टू क्लोरोफिल ए, स्ट्रक्चर सिमिलर होता है टू क्लोरोफिल ए, एक्सेप्ट दैट, क्या अंतर है? एक्सेप्ट दैट इट हैज CHO ग्रुप। इसके पास, क्लोरोफिल बी के पास क्या होता है? CHO ग्रुप इन प्लेस ऑफ CH3 इन सेकेंड पायरोल रिंग, दूसरे पायरोल रिंग पर। उसके सेकेंड पायरोल रिंग पर मिथाइल ग्रुप है और इसके सेकेंड पायरोल रिंग पर उधर मिथाइल ग्रुप है, इधर एल्डिहाइड ग्रुप है, बस इतना सा अंतर है। नहीं भाई, हाइड्रोफोबिक होता है, अल्कोहल है लेकिन हाइड्रोफोबिक है। ठीक है,
है तो है, बायोमोलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल में अलग चलेंगे ये सब, ठीक है। तो हेड और टेल की बात कर दी मैंने, और हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दोनों है, तभी तो एम्फीपैथिक कहा, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए भी हो गया, बी भी हो गया। क्लोरोफिल ए बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए? देखिए, क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए? पता है ये क्यों बता रहा हूं? देखना, मैं बताता हूं। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्लस ग्लाइसीन, ये दोनों जोड़ेंगे तो बनता है प्रोटोक्लोरोफिल। क्या बनता है? प्रोटोक्लोरोफिल। और लाइट दोगे तो H है देना है, ये बन जाता है क्लोरोफिल। अब ये पूरा रिएक्शन नहीं याद रखना है, आपको बताऊं, इस रिएक्शन में आयरन एक्ट एज कैटलिस्ट। आयरन किसका काम करेगा? कैटलिस्ट का काम करेगा, ठीक है। एक सेकेंड, आयरन जो है कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। अब सवाल क्या बन सकता है, सुनना जरा, सवाल क्या बन सकता है, ठीक है, बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए शिवम, और मस्त रहिए, है ना, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, सवाल क्या बन सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्स साइकिल इज यूज्ड इन क्लोरोफिल सिंथेसिस? तो सक्सिनाइल को एंजाइम में क्रेब्स साइकिल में आएगा, तो वो आंसर बन सकता है। तो कुछ नहीं याद रखो, सिर्फ इतना याद रखो कि रॉ मटेरियल क्लोरोफिल बनाने के लिए क्या है? ग्लाइसीन और सक्सिनाइल को एंजाइम ए, दैट्स ऑल। सही है जी, बस हो गया, इतना ही क्लोरोफिल में। फिर बात आती है, भाई क्लोरोफिल ए बी की बात करना जरूरी था, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, और हायर प्लांट में क्लोरोफिल ए होता है और बी होता है। अब हम बात करेंगे किसकी? कैरोटीनॉइड की। आपको पता है बच्चों, कैरोटीनॉइड के बारे में एनसीईआरटी में अंदर कुछ नहीं लिखा है ज्यादा, लेकिन चैप्टर जहां खत्म हुआ, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन में लिखा है, व्हाट डू यू थिंक विच इज द मोस्ट स्टेबल पिगमेंट? आंसर इज कैरोटीनॉइड। तो जवाब तो देना पड़ेगा, फिर बोलोगे बाहर जा रहे हो। देखो, पहला पिगमेंट था क्लोरोफिल, दूसरा पिगमेंट है कैरोटीनॉइड्स। ये कैरोटीनॉइड्स जो है मोस्ट स्टेबल पिगमेंट है, मोस्ट स्टेबल पिगमेंट्स है, ठीक है। और इनको बनाने के लिए लाइट की जरूरत नहीं होती। पिछले वाले के लिए चाहिए था लाइट, इसके लिए नहीं चाहिए। लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर देयर सिंथेसिस। लाइट नहीं चाहिए इनको बनाने के लिए। पता है ये नाम कहां से आया? पहली बार खोजा गया था, फर्स्ट डिस्कवर किया गया था गाजर में, कैरेट में, और नाम दिया गया था कैरोटीन। कैरोटीन, कैरोटीन नाम वहां से आया, कैरेट से कैरोटीन हो गया। कैरोटीनॉइड जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। कैरोटीनॉइड दो तरह के होते हैं, गौर करिएगा। कैरोटीनॉइड का दो तरह के हैं, एक है कैरोटीन, एक है कैरोटीन, और दूसरा मैंने बताया था पिछली क्लास में भी, जेंथोफिल। जेंथोफिल, जेंथोफिल का कलर मैंने पिछली क्लास में येलो बताया था क्रोमेटोग्राम में, और इनका कलर बताया था येलो ऑरेंज। क्रोमेटोग्राम में किस कलर के दिखते हैं? येलो ऑरेंज। तभी तो एनसीईआरटी कैरोटीनॉइड का कलर लिखती है येलो टू येलो ऑरेंज। येलो हो गया जेंथोफिल का, येलो हो गया जेंथोफिल का, और येलो ऑरेंज हो गया, येलो ऑरेंज हो गया किसका? कैरोटीन का। सही है। दूसरी बात, ये जो कैरोटीन है, कैरोटीन जो है जनरली फॉर्मूला होगा C40H56। जेंथोफिल के कई तरह के एग्जाम्पल हैं, कई तरह के फॉर्मूला है, C40H56O, C40H56O2, कई तरह के हैं। लेकिन जनरली सबसे कॉमन जो फॉर्मूला चलता है वह है C40H56O2। मतलब इनमें केवल कार्बन हाइड्रोजन है, उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों हैं। सही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैरोटीन के एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो देखो, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन। अब इसमें से मुझे डिटेल में सिर्फ बीटा कैरोटीन बताना है। देखिए,
प्लांट में सबसे कॉमन कैरोटीन जो है, मोस्ट कॉमन इन प्लांट्स इज बीटा कैरोटीन, सबसे कॉमन यही है। और गाजर का जो कलर है इज बिकॉज ऑफ बीटा कैरोटीन, रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ कैरेट। गाजर का जो कलर है उसके कारण है, बीटा कैरोटीन के कारण। दूसरी बात बच्चे, आपको पता है, बताया था मैंने ये जब बायोटेक पढ़ा रहा था, गोल्डन राइस, नहीं बताया था कि बीटा कैरोटीन इज प्रिकर्सर ऑफ, हाँ ये कलर याद रखना भाई, एनसीईआरटी है। बीटा कैरोटीन इज प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, नहीं बताया था। एक बीटा कैरोटीन के खाने से, एक बीटा कैरोटीन के खाने से जब डाइजेस्ट होता है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन ए मिलते हैं। एक मॉलिक्यूल बीटा कैरोटीन के डाइजेशन से 2 मॉलिक्यूल विटामिन ए के मिलते हैं। सही है, तो ये इतना। अब बात रही जेंथोफिल की। अब जेंथोफिल की अगर मैं बात करूं, जेंथोफिल की बात करूं तो एग्जाम्पल, जैसे इधर बीटा कैरोटीन सबसे कॉमन है, प्लांट में ल्यूटीन जेंथोफिल कॉमन है, मोस्ट कॉमन इन प्लांट। ऑटम सीजन में पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है, वो ल्यूटीन के कारण ही है। पत्तियों का कलर येलो हो जाता है ऑटम सीजन में, वो किसके कारण है? ल्यूटीन के कारण। रेस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर, रेस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर ऑफ लीव्स इन ऑटम सीजन, लीव्स इन ऑटम सीजन। ठीक है, और ढेरों जेंथोफिल है भाई, ढेरों एग्जाम्पल पढ़ोगे डाइवर्सिटी में, जैसे पढ़ोगे डाइएटोजेंथिन डाइनोफ्लैजिलेट में, डाइएटोजेंथिन पढ़ोगे डाइनोफ्लैजिलेट में, फ्यूकोजेंथिन पढ़ोगे ब्राउन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में क्या पढ़ोगे? ब्राउन एल्गी में पढ़ोगे फ्यूकोजेंथिन, मेज में जियाजेंथिन, तरह तरह के आएंगे। मुझे एक बताना है वाइलाजेंथिन। बताइए क्यों बताना है? क्योंकि जब मैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन पढ़ाऊंगा ना, तो ये जो वाइलाजेंथिन है इसी से बनता है, इट इज प्रिकर्सर, बोले तो रॉ मटेरियल ऑफ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, एक सेकंड, एब्सिसिक एसिड हार्मोन बनाने के लिए रॉ मटेरियल होता है वाइलाजेंथिन। जैसे याद है ऑक्सिन हार्मोन बनाने के लिए ट्रिप्टोफैन होता है, वैसे ही एब्सिसिक एसिड बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? वाइलाजेंथिन। सिर्फ इसलिए बताया, तो ये थोड़ा सा एग्जांपल दे दिया। ठीक है, अब बात आई फंक्शन, फंक्शन ऑफ कैरोटीनॉइड। पहला फंक्शन तो यही है, ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और एनर्जी दे देंगे क्लोरोफिल ए को कि ले भाई फोटोसिंथेसिस करा ले, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कराने का काम क्लोरोफिल ए का है। इनका काम है एसेसरी पिगमेंट या एंटीना पिगमेंट, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करो और दे दो एनर्जी क्लोरोफिल ए को, भाई फोटोसिंथेसिस करा दे इसका। तो ये एक काम करता है एसेसरी पिगमेंट का। ठीक, तो फंक्शन ऑफ कैरोटीनॉइड 2-3 देख लो जरा, काम आएंगे। हाँ ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा में जाता है, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन बनते हैं इसलिए पढ़ना पड़ता है। फंक्शंस ऑफ कैरोटीनॉइड, पहला, दे एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, दे एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड ट्रांसफर एनर्जी एंड ट्रांसफर एनर्जी टू क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देते एनर्जी। सही है, इसका मतलब यह है क्या, दैट इज करके लिख रहा हूं, दे फंक्शन एज एसेसरी पिगमेंट। मेन पिगमेंट तो क्लोरोफिल ए ही है, ये एसेसरी हो गया क्योंकि ये सिर्फ लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी दे देगा क्लोरोफिल ए को कि भाई फोटोसिंथेसिस करा लो। तो ये एसेसरी पिगमेंट या एंटीना पिगमेंट का काम करते हैं। सही है। दूसरा बच्चों देखो, जब पानी, ऑटम सीजन मतलब शरद ऋतु, ठीक है ना, शरद ऋतु, फिर विंटर आ जाता है। ठीक है, दूसरा देखो, जब पानी टूटता है ना बच्चों, पानी जब टूटता है फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे आगे, तो O2 नहीं निकलता, ये निकलता है, इसे क्या बोलते हो? नेसेंट ऑक्सीजन। ये लीथल है भाई, बहुत ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, लीथल है, घातक है, सेल की डेथ कॉज कर सकता है। तो कैरोटीनॉइड का काम होता है
दो नेसेंट ऑक्सीजन को जोड़कर O2 में बदल देना। मतलब क्या करते हैं ये? दे कन्वर्ट हार्मफुल एंड लीथल, लीथल मतलब जानलेवा, घातक, लीथल नेसेंट ऑक्सीजन इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। इसका मतलब यह हुआ कि जब पानी टूटेगा तो O निकलेगा। ये लोग करते क्या है? दो O को O2 में बदल देते हैं। रिएक्शन कैसे करते मुझे पता है, लेकिन आपको नहीं चाहिए। सही है, आपके लिए बस इतना है। ठीक है, एक आखिरी फंक्शन बच्चों, एक आखिरी फंक्शन। पूरा प्लांट किंगडम में एस्चरी पिगमेंट, हाँ थोड़े बहुत अलग भी होते हैं बच्चा, है ना। एस्चरी पिगमेंट के नाम अलग हो जाते हैं। जैसे ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन मिलेगा, है ना, रेड एल्गी में फाइकोएरिथ्रिन मिलेगा, तो अलग अलग है एस्चरी, है ना, थोड़ा बहुत। तीसरा और आखिरी फंक्शन बच्चों जो बताने जा रहा हूं, पता है, ये लोग घातक मतलब जानलेवा, डेथ कॉज कर दे जो। अब समझिए, मैं इनको पता है क्या बोलता हूं? एंटीऑक्सीडेंट। क्या बोलता हूं? दे फंक्शन एज, आखिरी फंक्शन है, दे फंक्शन एज शील्ड पिगमेंट। शील्ड मतलब, अरे तलवारबाजी करते हैं तो प्रोटेक्शन के लिए शील्ड रखते हैं ना, शील्ड पिगमेंट, या बोलो एंटीऑक्सीडेंट। अरे भाई बताया नहीं था, बहुत ज्यादा लाइट पड़ जाए तो क्लोरोफिल डैमेज हो जाता है, उससे बचाने का काम करते हैं ये क्या करते हैं? मान लो ये क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए है, उसको ये लोग घेर के रखते हैं। अगर सारी लाइट क्लोरोफिल ए पर पड़ गई ना, सारी लाइट पड़ गई तो ये जल के राख हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं? मैक्सिमम लाइट ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं, एक्सेसरी वाले। तो क्लोरोफिल ए पर पड़ने वाली लाइट कम हो गई तो डैमेज होने से बच गया। सही है। एक, फोटो ऑक्सीडेशन केवल हाई लाइट इंटेंसिटी पर नहीं होता, दूसरा यह भी है कि नेसेंट ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए, यह भी ऑक्सीडाइज कर सकता है क्लोरोफिल ए को। तो क्लोरोफिल का डैमेज हो जाना, क्लोरोफिल का डैमेज हो जाना ड्यू टू हाई लाइट इंटेंसिटी या ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। बस ब्लीचिंग नहीं पढ़ना बच्चे, बस फोटो ऑक्सीडेशन पढ़ना अपन को, है ना। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन से क्लोरोफिल का डैमेज हो जाना, हाई लाइट इंटेंसिटी के कारण क्लोरोफिल का डैमेज हो जाना, दोनों क्या कहलाता है? फोटो ऑक्सीडेशन। और क्योंकि ये फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं क्लोरोफिल को, इसलिए क्या बोलते हैं? शील्ड पिगमेंट या एंटीऑक्सीडेंट। अभी थोड़ी देर में फिर से इसको इलॉबरेट करूंगा मैं, चिंता ना करो। दे फंक्शन एज शील्ड पिगमेंट या एंटीऑक्सीडेंट एज they protect chlorophyll A from photo oxidation। क्लोरोफिल ए को बचाते हैं किससे? फोटो ऑक्सीडेशन से। अब बात रही सर ये फोटो ऑक्सीडेशन क्या है, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन, ऑक्सीडाइज होकर डिस्ट्रॉय हो जाना, नष्ट हो जाना, ऑक्सीडाइज होकर डिस्ट्रॉय हो जाना क्लोरोफिल ए का। किसकी वजह से? या तो हाईलाइट इंटेंसिटी के कारण, ड्यू टू, एक सेकेंड, हां, ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग, ये दो वजह है, एक सेकेंड, ड्यू टू हाईलाइट इंटेंसिटी, या तो हाईलाइट इंटेंसिटी के कारण डैमेज हो जाना, या ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। तो क्लोरोफिल का डैमेज हो जाना ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, या हाईलाइट इंटेंसिटी के कारण डैमेज हो जाना, यह कहलाता है फोटो ऑक्सीडेशन। और उससे कौन बचाता है क्लोरोफिल को? कैरोटीनॉइड। इसीलिए तो बोला एंटीऑक्सीडेंट। लीथल मतलब कितनी बार बताऊंगा, बता तो चुका यार, घातक, जानलेवा, डेथ कॉज करने वाला। ठीक है, तो ये है भाई कैरोटीनॉइड। देखो दो पिगमेंट हो गए, क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल बी, ये क्लोरोफिल हो गया, कैरोटीनॉइड्स हो गया, तीसरा क्या बचा है?
फाइकोबिलेंस, डाइवर्सिटी में आता है फाइकोबिलेंस, फिर भी थोड़ा सा, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फाइकोबिलेंस, मैंने बोला था फाइकोबिलेंस के बारे में पिछली क्लास में कि दे आर क्रोमोप्रोटीन। क्रोमो मतलब समझते हैं, कलर्ड। क्रोमो मतलब कलर्ड, कलर्ड प्रोटीन है, ये कलर्ड प्रोटीन है और ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल होते हैं हॉट वाटर में। और पता है ये एसेसरी पिगमेंट है, ये एसेसरी पिगमेंट है किसके? एसेसरी पिगमेंट्स ऑफ या एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑफ, एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ये, क्योंकि मेन तो क्लोरोफिल ही है, तो एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ये किसके? ब्लू ग्रीन एल्गी के और रेड एल्गी के। किसके? ब्लू ग्रीन एल्गी के और रेड एल्गी के, ये एसेसरी पिगमेंट है। अच्छा, बात कर लेते हैं भाई, क्या कि कहां मिला जाएगा? हाँ, वाटर से आता है नेसेंट ऑक्सीजन। अच्छा, इनके टाइप देखो जरा। अरे भाई, अगर ब्लू कलर का है तो बोलो फाइकोसाइनिन, अगर ब्लू कलर का है तो बोलो फाइकोसाइनिन। रेड कलर का है, डाइवर्सिटी में पढ़ते हो ना, रेड कलर का है तो फाइकोइरिथ्रिन। और लाइट ब्लू कलर का है, लाइट ब्लू कलर का है तो एलो फाइकोसाइनिन। लाइट ब्लू कलर का है तो एलो फाइकोसाइनिन। ये है फाइकोबिलेंस, राइट? हो गया। लास्ट बच्चों, दो चीजें सुन लो मेरे से, स्टार मार करके, फिर आ रहा हूं एनसीईआरटी में, ठीक है? वो 3 ग्राफ पढ़ाने आ रहा हूं। अच्छा, क्या बता दूं? सुनिएगा मेरी बात। अंधेरे में पत्ती को रख दिया, अंधेरे में पौधे को रख दिया, पत्ती पीली पड़ गई, इसे कहेंगे इटियोलेशन। अंधेरे में रखने से पत्ती पीली पड़ जाए तो बोलते हैं इटियोलेशन। अंधेरा छोड़कर किसी भी वजह से पत्ती पीली पड़ जाए, चाहे मिनरल की कमी से, चाहे वायरस के इन्फेक्शन से, तो बोलेंगे क्लोरोसिस। सही है? अंधेरे में रखने से, अरे अलग होंगे ना भाई, नाम लिख तो दिए। अंधेरे में रखने से पत्ती पीली पड़े तो इटियोलेशन, मिनरल की कमी से, वायरस के इन्फेक्शन से पीली पड़े तो क्लोरोसिस। ये 2 पॉइंट मैं यहां लिखने जा रहा हूं। देखिए क्या क्या, येलोइंग ऑफ लीव्स, ध्यान से भाई, ये पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। एक बार इटियोलेशन पर क्वेश्चन आ गया था, ठीक है? तो येलोइंग ऑफ लीव्स ड्यू टू डार्कनेस बोल दो, या बोल दो ड्यू टू इनसफिशियंट लाइट। अंधेरे में रखने से या इनसफिशियंट लाइट रखने से अगर पीली पत्ती पड़ जाए, पत्ती जो है पीली पड़ जाए, तो क्या बोलेंगे? इटियोलेशन। और अगर येलोइंग ऑफ लीव्स ड्यू टू मिनरल डेफिशिएंसी, मिनरल की कमी से, या वायरस के इन्फेक्शन से, मतलब अंधेरा छोड़कर किसी भी वजह से पत्ती पीली पड़ जाए, तो बोलेंगे क्लोरोसिस। क्या बोलेंगे भाई? क्लोरोसिस। ये दोनों पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? एक पिंक कलर का भी स्टार लगा देता हूं, डबल स्टार हो गया। नेक्रोसिस नहीं पढ़ना बच्चे। पीला कलर इसलिए है क्योंकि क्लोरोफिल ए नहीं होगा अंधेरे में, तो फिर क्या? फिर तो क्या होगा? कैरोटीनॉइड होगा, ज़ैंथोफिल ज्यादा होंगे, बताया नहीं? येलो कलर देता है वो, ठीक है? चलिए, तो बच्चों ये हो गए पिगमेंट्स, ठीक है ना? अब हम पढ़ने जा रहे हैं, एनसीईआरटी में वो 3 ग्राफ बने हैं, आपको पता है? पहला ग्राफ, मेन कैरोटीनॉइड कौन है और पत्तियों को पीला करने की वजह कौन है? ज़ैंथोफिल। और ज़ैंथोफिल मेनली कौन सा होता है? ब्राउन तो फ्यूकोजेंथिन होता है भाई, ब्राउन एल्गी में होता है, पेड़ पढ़ रहे हो, ठीक है? अब सुनो मेरी बात, 3 ग्राफ दिए हैं एनसीईआरटी में, है ना? ये देखो, मैंने वैसे रख दिया है यहां, देखो ये पहला ग्राफ है बच्चों। ये जो पहला ग्राफ है ना, ये पहला ग्राफ जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। क्या है ये? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, पहला वाला ग्राफ।
ये जो दूसरा ग्राफ है ये एक्शन स्पेक्ट्रम है फोटोसिंथेसिस का, ये एक्शन स्पेक्ट्रम है फोटोसिंथेसिस का। मैं डिफाइन कर चुका हूं। TW एंजलमैन का जब मैं काम बता रहा था तब मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम डिफाइन कर चुका हूं। एक बार ओरली बोल देता हूं, ठीक है? क्या चीज वो सुनिए। देखो भाई, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम याद करो, मैंने नेसेंट ऑक्सीजन ओ को बोलते हैं, और क्या हिंदी में नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। ओ, एक ओ को, ऑक्सीजन एटम जो है ना उसे नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन बता चुका हूं, एक बार दोबारा देखते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वो ग्राफ है जो बताता है कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट को कितना एब्जॉर्ब करता है, कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट को कितना एब्जॉर्ब करता है, वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये ब्लू कलर से बना है, देखो जरा, देख पा रहे हो? ये ऐसे, ये ब्लू एरिया है, और ये फिर ये रेड एरिया है जो ऊंचा जा रहा है, यही है ना? तो क्लोरोफिल ए भाई यहां पर 400 नैनोमीटर लाइट है, 400 नैनोमीटर वेवलेंथ है, यहां पर 500 नैनोमीटर है, यहां पर 600 नैनोमीटर है, और यहां पर 700 नैनोमीटर है। ये ऐसे है। इधर भी लिख देता हूं, ये जो लाइन आ रही है ये 400 नैनोमीटर है, ये 500 नैनोमीटर है, ये 600 नैनोमीटर है, और ये 700 नैनोमीटर है। ये है मामला, ये वेवलेंथ है। तो देखिए इधर क्या लिखा है, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। तो कौन सी लाइट क्लोरोप्लास्ट का पिगमेंट एब्जॉर्ब करेगा, ये एक तरफ वेवलेंथ दे दिया। तो पता है आपको 400 से 500 के बीच, 400 से 500 के बीच अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो ये एरिया ब्लू का है, ये एरिया जो है, ये एरिया जो है, नहीं दूसरा कलर ले लेता हूं, ये भी गया, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देंगे। ये, अरे यार फिर से ब्लू आ गया, पिंक ही दिख रहा है इसमें तो। 400 नैनोमीटर, ठीक है, ये ऐसे देखो 400 से 500 के बीच में ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला जहां ये ऐसे है, ऊंचा है पीक, ये कौन सा एरिया है? ब्लू का। ये जो एरिया है ना, ये जो नीचे जा रहा है, ये ग्रीन का है। ये कौन सा एरिया है? रेड। तो आप देख पा रहे हो क्लोरोफिल ए। अच्छा, हमको कैसे पता चलेगा कितना क्या वेवलेंथ है? आप फिजिक्स ना पढ़ी क्या? वेवलेंथ भी लिखूं? लिख देता हूं, मेरा क्या जा रहा है, चलो देख ही लो भाई। यही बता देता हूं, पहले तो यही बताऊंगा, अब इसने पूछा है तो नहीं यार, देखते हैं ब्लू जमेगा या नहीं इसमें। देखो एक बार दोबारा हाथ देखो, अभी रुक जाओ, हाँ एक सेकंड सेट करने दो इसको। भाई कौन सा वेवलेंथ क्या है, फिजिक्स में ना पढ़ते क्या कौन सा वेवलेंथ का कहां है? याद करो, वायलेट, इंडिगो, फिर ब्लू। आपको पता है ब्लू कहां से कहां तक है? 450 से 495 तक। ब्लू कलर कहां से कहां तक आता है? 450 से 495। 495 मतलब 500 जस्ट पहले ग्रीन चालू हो जाता है, और ग्रीन चलता है 570 नैनोमीटर तक, 570 तक। अब 570 से 590 चलता है येलो, 570 से 590 चलता है येलो, और 590 से 620 तक चलता है ऑरेंज, 590 से 620 चलता है ऑरेंज, और 620 से 700 तक चलता है रेड। ये तो आपको अलग से याद रखना होगा। 450 से 495 ये ब्लू है, सही है। 495 से 570 ये ग्रीन है। 570 से 590 ये चलता है येलो,
590 से 620 तक लगभग चलता है ऑरेंज, और 620 से लगभग 700 चलता है रेड। हो गया? मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ा दो। ठीक है भाई आनंद कुमार, पता चल गया कौन सी लाइट कहां है? ठीक है, आ जाओ। तो भाई अभी फोकस जो लाइन में बोल रहा हूं ना उस पर करो। सुनो, आपको नहीं लग रहा क्लोरोफिल सबसे ज्यादा ब्लू लाइट एब्सॉर्ब कर रहा है और सेकंड हाईएस्ट रेड? थर्ड पैराग्राफ एनसीईआरटी का, ग्राफ वाला पेज, थर्ड पैराग्राफ अगर देखोगे तो एनसीईआरटी लिखती है वहां पर। क्या आप बता सकते हैं कि क्लोरोफिल सबसे बड़ा एब्जॉर्प्शन पीक कहां बनाता है? तो आंसर क्या दिया जाए बच्चों? ब्लू, है ना? फिर एनसीईआरटी पूछती है कहीं और पीक बना रहा है क्या? यस, कहां? रेड में। तो क्लोरोफिल सबसे बड़ा पीक बनाती है ब्लू में, सेकंड हाईएस्ट रेड में। मतलब यही हुआ ना बच्चों, क्लोरोफिल सबसे ज्यादा कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है? ब्लू देन रेड। सही है ना? अच्छा, चलो क्लोरोफिल बी का ग्राफ देखते हैं। क्लोरोफिल बी का ग्राफ देखते हैं। ये हरा वाला तो दिख भी रहा है, ये देखो ना, ये यहां से, अरे इसका भी तो ब्लू वाला एरिया ही ऊंचा है। ये देखो ना, ब्लू वाला एरिया, अरे ब्लू वाला एरिया ऊंचा है। ठीक है, क्लोरोफिल बी का भी तो ब्लू वाला एरिया ऊंचा है, ग्रीन वाला भी ऊंचा है, लेकिन ए से कम है। अरे तो क्लोरोफिल बी का भी वही लाइन बोलो ना, क्लोरोफिल बी का भी वही बोलो कि क्लोरोफिल बी सबसे बड़ा पीक बनाता है ब्लू में, सेकंड हाईएस्ट रेड में। सही है, तो मैं ऐसा करता हूं ना, क्लोरोफिल ए और बी दोनों के लिए कॉमन बना देता हूं। क्लोरोफिल ए और बी दोनों, क्लोरोफिल ए और बी दोनों इधर लिख देता हूं ना, वही सही रहेगा। इधर आओ, ये हटा दो ना डेटा। क्यों भाई? ये तो अब फिजिक्स में पढ़ते रहोगे, हटा दूं ना? यही लिखूंगा मैं, ठीक है? ये लो, देखो, पहला, बोथ क्लोरोफिल ए एंड बी फॉर्म मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक। सबसे बड़ा एब्जॉर्प्शन पीक कहां बनाते हैं? फॉर्म मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक इन ब्लू लाइट, इन ब्लू लाइट, एंड देन इन रेड लाइट, एंड देन इन रेड लाइट। सबसे बड़ा पीक ब्लू में, सेकंड हाईएस्ट रेड में। सही है? ठीक है रिया, बोल दूंगा, है ना? ठीक है, तो बच्चों ध्यान से, क्लोरोफिल ए और बी दोनों सबसे ज्यादा कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है? ब्लू, सेकंड हाईएस्ट रेड। लेकिन दूसरी बात, अगर मुझे ए और बी को कंपेयर करने को बोल दिया जाए, ए और बी को कंपेयर करने को बोल दिया जाए, ए और बी को कंपेयर करने को बोल दिया जाए, तो कंपेयर करूं? बी की तुलना में ए जो है ब्लू कम एब्जॉर्ब करता है। बी की तुलना में क्लोरोफिल ए ब्लू कम एब्जॉर्ब करता है, और बी की तुलना में ए रेड ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। समझ रहे हैं? क्लोरोफिल समझ रहा मेरी बात को? मैं क्या बोल रहा हूं कि क्लोरोफिल बी की तुलना में क्लोरोफिल ए ब्लू कम एब्जॉर्ब करता है, और बी की तुलना में क्लोरोफिल ए रेड ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। सही है? ओके, चलो अगली बात समझो बच्चों। तो ये ऐसे है, कैरोटिनॉइड, अरे एम बना है ना ये पूरा, ये कैरोटिनॉइड का ग्राफ है। कैरोटिनॉइड कौन कौन से एरिया में फंस रहा है? वायलेट, ब्लू, अरे थोड़ा सा ग्रीन भी तो कर रहा है, 500 के बगल पे आकर गिर रहा है ये येलो वाला। तो मतलब वायलेट, ब्लू, लिटिल ग्रीन एब्जॉर्ब करता है। तो कैरोटिनॉइड के बारे में लिखना हो तो क्या लिखूं? कैरोटिनॉइड कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है? कैरोटिनॉइड्स एब्जॉर्ब वायलेट, ब्लू एंड लिटिल ग्रीन लाइट। ग्रीन में आके गिर रहा है ना वो, थोड़ा सा ग्रीन एब्जॉर्ब करता है। तो लो भाई, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसी को तो कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन ऑर्डर लिख तो दिया, ब्लू और रेड तो कंपेयर करना है, और क्या करना है?
ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बस यही बता रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। ए का ग्राफ बी से ए का ग्राफ बी से रेड पर कम है, रेड पर कम है, लेकिन ब्लू पर ज्यादा है। तो कंपेयर करने बैठे तो कंपेयर कर लो, अदरवाइज सवाल तो ये पूछा जाएगा सबसे बड़ा पीक दोनों ने कहां बनाया, ब्लू पे। दोनों ने सेकंड हाईएस्ट पीक कहां बनाया, रेड में। सही है। अभिषेक कंपेयर कर तो दिया भाई। बी का ग्राफ ए से, बी का ग्राफ ऊंचा है ना ब्लू पर ए से, अब बी का ग्राफ रेड पर नीचे, एक ब्लू पे ज्यादा ऊंचा जा रहा है, एक का रेड में ज्यादा ऊंचा जा रहा है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से जो डेटा चाहिए वो मैंने दे दिया। या तो ये क्वेश्चन इससे बनेगा, या तो ये जो ग्राफ है पहचानने को आ जाएगा। तो सिंपल याद रखो ना यार, जिसका ब्लू में सबसे ऊंचा है वो क्लोरोफिल बी का है, बी से सबसे ऊंचा, बी में सबसे ऊंचा है ना, ब्लू बी का सबसे ऊंचा, और रेड में क्लोरोफिल ए का ऊंचा। सही है। अरे भाई एनसीईआरटी के रुक जाओ ना यार, अभी कहां पहुंचा हूं मैं, आखिरी पैराग्राफ तक पहुंचूंगा, जवाब दूंगा। एब्जॉर्प्शन हो गया, क्या बताया इसने, कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट को कितना एब्जॉर्ब करता है। अब चलिए एक्शन पढ़ लेते हैं, मतलब एक्शन स्पेक्ट्रम याद है आपको, क्लोरोफिल का रेड में ज्यादा है। ओ बच्चे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ए का सिर्फ ए का कंपेयर करने जा रहे हो आप। ए का ब्लू में सबसे ज्यादा ऊंचा है, रेड में तो थोड़ा कम है ना भाई। तो क्लोरोफिल ए का क्लोरोफिल ए से ही कंपेयर करोगे तो सबसे बड़ा पीक ब्लू में, सेकंड हाईएस्ट रेड में। बेकार का उलझ रहे हो, साफ साफ दिख रहा है। ए का अकेले ए का ब्लू सबसे ऊंचा, रेड थोड़ा नीचे है। अब बी का भी ब्लू में सबसे ऊंचा, रेड में नीचे है। लेकिन जब दोनों को कंपेयर कर रहे हो तब मैं बात कर रहा था, कंपेयर करते समय बोल रहा था बी की तुलना में ए ब्लू कम एब्जॉर्ब करता है, बी की तुलना में ए रेड ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। हाँ कैरोटीन मतलब कैरोटीन प्लस जंतु। ठीक है, चलो बच्चों, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ने क्या बताया, हाँ पूरा बोलो। क्लोरोफिल ए का रेड में ज्यादा है क्लोरोफिल बी से, बिल्कुल सुभांशु बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला आइए बच्चों, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या बताता है, कौन सा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या बताता है कि कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट को कितना एब्जॉर्ब करता है। अब बात कर ले एक्शन स्पेक्ट्रम की, ये क्या बताता है, कौन सी लाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट कम या ज्यादा है। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या बताता है कि फोटोसिंथेसिस का रेट सबसे ज्यादा ब्लू और रेड में, तो क्या बता रहे हैं, कौन सी लाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा या कम है। ठीक है, तो चलो एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस देखो क्या लिखा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नीट में यह भी सवाल आ सकता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे मेजर करते हैं, तो देखो क्या लिखा है, मेजर्ड बाय O2 रिलीज। जितना ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा। सही है। अब देख लेते हैं, ग्राफ है ही है, आपको नहीं दिख रहा बच्चों, यहां पर भी सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू में हो रही है। ये 495 तक तो ब्लू ही है, 620 के बाद रेड है। ब्लू और रेड में ही तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, और मिनिमम हो रही है ग्रीन में, मिनिमम हो रही है ग्रीन में। ग्रीन तो ये पूरा एरिया है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही है ब्लू में, रेड में, और मिनिमम हो रही है ग्रीन में। यही है ना, तो बोलूं यहां पर क्या लिखूं भाई कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड में है। ठीक है ना, एक सेकंड, मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा, मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा किसमें है भाई, ब्लू एंड रेड में, ब्लू एंड रेड में। मिनिमम ग्रीन में, मिनिमम कहां है, ग्रीन में, मिनिमम ग्रीन में है। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड में हो रही है, मिनिमम ग्रीन में हो रहा है।
सही है, कोई बात नहीं यार, निशान देखते रहो बस, है ना भाई। अब इसमें हौच पौच क्या है, अब तो याद ही करना पड़ेगा। अगर नीट निकालना है तो कुछ तो करना पड़ेगा भाई। इसमें हौच पौच क्या कर रहा हूं मैं, इसमें यही तो बता रहा हूं। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट में होगा, ब्लू और रेड में होगा, मिनिमम ग्रीन। अब इसमें हौच पौच क्या है, यहां पर जो लाइन लिखी है वो याद कर लो, बस हो गया, कोई हौच पौच नहीं। ठीक है, हाँ, ब्लू रेड में सबसे ज्यादा है और मिनिमम ग्रीन में है बच्चों। लेकिन पूछा जाए मोस्ट एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस किस में होती है, ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है ब्लू और रेड में, मोस्ट एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस किस में होती है। तो ध्यान से संभालना मेरी बात को, मोस्ट एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस बच्चों रेड में होगी। मोस्ट एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस जो है वो रेड में होगी, रेड लाइट। याद है क्लोरोफिले 680, क्लोरोफिले 700, सबसे ज्यादा कौन सी, क्लोरोफिले 680 और क्लोरोफिले 700, कौन सी लाइट एब्सॉर्ब करते हैं, रेड। क्लोरोफिले 680, क्लोरोफिले 700, कौन सी लाइट एब्सॉर्ब कर रहे हैं, 680 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, मतलब रेड लाइट। तो फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा किसमें हो रही है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट किसमें हो रही है, रेड पर। अरे देखो ना अगले ग्राफ में, इस तरह देखो, देख लो, देखो सबसे ज्यादा एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस किसमें हो रही है, रेड में हो रही है। रेड में इन द सेंस, किस सेंस में मैं बोल रहा हूं, किस सेंस में बोल रहा हूं वो सुनिए। फोटोसिंथेसिस करने का काम किसका है, फिर से समझा रहा हूं ध्यान से, फोटोसिंथेसिस करने का काम किसका है, फोटोसिंथेसिस करने का काम किसका है, क्लोरोफिले 680 और क्लोरोफिले 700। ये कौन सी लाइट एब्सॉर्ब करते हैं, रेड लाइट। तो सबसे एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस किसमें होगी, रेड में ही तो होगी। सही है, मोस्ट एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस। और ऐसे कोई पूछे सबसे ज्यादा कहां होती है, तो ब्लू एंड रेड, सबसे ज्यादा कहां, ब्लू और रेड। लेकिन मोस्ट एफिशिएंट कोई पूछता है तो रेड। क्लियर है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने की जिम्मेदारी जिनको दी गई है, क्लोरोफिले 680 और क्लोरोफिले 700। क्लोरोफिले 680 वही है ना जो 680 नैनोमीटर की लाइट एब्सॉर्ब करे, मतलब रेड। क्लोरोफिल 700 क्या है, जो 700 नैनोमीटर की लाइट एब्सॉर्ब करे, क्या है वो, रेड। ठीक है, इसलिए ठीक है भाई। तो क्या सीखा, जो लाइन आप मैंने लिखा है बस यही आपका टारगेट है, दिमाग में रखना है, और ग्राफ पहचानना आना चाहिए। ठीक है, ओके। अगला है बच्चों, यहां पर क्या किया गया है, देखो ब्लू वाला ग्राफ जो है, ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ना, ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। ये क्या है, एब्जॉर्ब, तीसरा ग्राफ ले आया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। ये ब्लैक वाला ग्राफ कौन सा है, अरे अभी तो बनाया था, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। पिछले पेज में जाकर देख लो, दिखा देता हूं, काला वाला ग्राफ कौन सा है, ये एक्शन स्पेक्ट्रम, और नीला वाला ग्राफ कौन सा है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नीला वाला ग्राफ क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। अरे भाई एक्शन स्पेक्ट्रम ब्लू का जाता है, सेकंड हाईएस्ट रेड है, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड में होगी, यही पूछा जाएगा। लेकिन अगर कोई पूछे मोस्ट एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस क्या कहां होगी, तो वो तो आपको पिगमेंट पर डिपेंड करेगा ना। क्लोरोफिल 680 और 700, सबसे ज्यादा कौन सी लाइट एब्सॉर्ब करते हैं, 700 नैनोमीटर की, 680 की, तो वो तो रेड लाइट ही है। तो मोस्ट एफिशिएंट कोई पूछे तो रेड, ठीक है, मैक्सिमम पूछे तो ब्लू और रेड। ठीक है, हाँ, सब पता चल जाएगा भाई, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। हाँ ठीक है, मेरी हेल्थ अच्छी है बच्चों, बस चलते रहिए। तो चलो कंपेयर करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको नहीं लग रहा क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा कौन सी लाइट एब्सॉर्ब कर रहा है, ब्लू और रेड। अरे फोटोसिंथेसिस भी तो सबसे ज्यादा ब्लू और रेड में ही होती है, एनसीईआरटी बोल रहा हूं। क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा कौन सी लाइट एब्सॉर्ब करता है, ब्लू और रेड। फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा हो रही है ब्लू और रेड में, ब्लू और रेड में हो रही है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं ना कि क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विथ फोटोसिंथेसिस। क्या बोल रहा हूं, क्लोरोफिल ए
क्लोरोफिल ए ब्लू ऑरेंज ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। जिन लाइटों को क्लोरोफिल ए ज्यादा एब्जॉर्ब करता है उन्हीं लाइटों पर फोटोसिंथेसिस भी सबसे ज्यादा होता है। सही है? ओके, तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला जाए कि क्लोरोफिल ए मेजर पिगमेंट है एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस, राइट? अच्छा, दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात, इस ग्राफ को देखकर लगता है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड में हो रही है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां हो रही है? इस एरिया में और इस एरिया में। लेकिन क्लोरोफिल ए तो इन एरिया की लाइट को नहीं एब्जॉर्ब करता, इन एरिया की लाइट को तो नहीं एब्जॉर्ब करता। तो अगर क्लोरोफिल ए अकेले, कॉन्सेप्ट है बच्चों, अगर क्लोरोफिल ए अकेले फोटोसिंथेसिस करता, लाइट लेता, फोटोसिंथेसिस करता, तो फिर तो इस एरिया में ग्राफ ऊंचा नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नीचे से जाना चाहिए। क्लोरोफिल ए तो सबसे ज्यादा ब्लू और रेड एब्जॉर्ब कर रहा है, तो फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड में ज्यादा हो रही है, ठीक है। लेकिन जिन लाइटों को, इन वाली जिन लाइटों को क्लोरोफिल ए नहीं एब्जॉर्ब कर रहा, उन पर भी तो ग्राफ ऊपर से जा रहा है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। ये क्यों? बिकॉज ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स। इट्स बिकॉज ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स। क्या? एसेसरी पिगमेंट्स। तो सुनिए मेरी बात, एसेसरी पिगमेंट्स में कौन कौन आता है? तो बच्चों, एसेसरी पिगमेंट्स में क्लोरोफिल बी आएगा, एनसीईआरटी, हां, क्लोरोफिल बी आएगा, कैरोटीन आएगा और जेंथोफिल आएगा। क्लोरोफिल ए तो मेन पिगमेंट हो गया। ये है बच्चों। तो मैं ये कह रहा हूं जिन लाइटों को क्लोरोफिल ए खुद नहीं एब्जॉर्ब कर रहा, उन लाइटों को एसेसरी पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं तभी, और उसकी एनर्जी किसको दे देते हैं? क्लोरोफिल ए को। तभी तो इस एरिया में भी ग्राफ ऊंचा जा रहा है। समझ रहे हैं? अगर एसेसरी पिगमेंट ना होते फिर तो ब्लू, सिर्फ फोटोसिंथेसिस का ग्राफ यहां ऊंचा होता और यहां इस एरिया में तो पूरा ग्राफ, ये जो ब्लैक वाला ऊंचा से जा रहा है। अगर क्लोरोफिल ए छोड़कर कोई और ना होता तो ये काला वाला ग्राफ बिल्कुल नीचे से जा रहा होता। समझ रहे हैं? तो बच्चों, एसेसरी पिगमेंट जो है, एसेसरी पिगमेंट क्या काम कर रहे हैं? दो काम कर रहे हैं। एक तो ये क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। दूसरा बच्चों, दूसरा, जिन लाइटों को क्लोरोफिल ए नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा है उनको एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल ए को दे देते हैं एनर्जी, उससे भी फोटोसिंथेसिस हो जाए। एक बार पढ़ो ना इस टॉपिक के आखिरी पैराग्राफ की 2 लाइन, इस टॉपिक के आखिरी पैराग्राफ की आखिरी की 2-3 लाइन पढ़ना। देखो क्या लिखा है। इंडीड दे नॉट ओनली, दे मतलब एसेसरी पिगमेंट, इंडीड दे नॉट ओनली enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis, but also protect chlorophyll A from photooxidation. क्या लिखा है? Indeed, they not only enable wider range of wavelength of incoming light to be utilized in photosynthesis, but also protect chlorophyll A from photooxidation. तो जिन लाइटों को क्लोरोफिल ए नहीं एब्जॉर्ब करा उन्हें ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसकी एनर्जी किसको देते थे? क्लोरोफिल ए को। तभी तो उन पर भी फोटोसिंथेसिस हो रही है, नहीं तो फोटोसिंथेसिस ही ना हो। समझ रहे हैं? ठीक है। कुल मिला के एसेसरी पिगमेंट का यही काम है कि ज्यादा से ज्यादा जो लाइट क्लोरोफिल ए नहीं एब्जॉर्ब करे वो सारी एब्जॉर्ब करके दे दो। मतलब ये ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ ऑफ लाइट को फोटोसिंथेसिस में यूज करवा देते हैं। सही है? ठीक। अच्छा बच्चों, एनसीईआरटी में जिस पेज में ये ग्राफ बने हैं तीनों, वहां पर एक सवाल पूछा है। क्या? अरे हिंदी में भी बोल दिया भाई कि ये एसेसरी पिगमेंट क्या करते हैं, सहायक वर्णक क्या करते हैं। जिन लाइटों को क्लोरोफिल ए खुद नहीं एब्जॉर्ब कर रहा, क्लोरोफिल इन लाइटों को नहीं एब्जॉर्ब कर रहा, इन लाइटों को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? एसेसरी पिगमेंट, सहायक वर्णक, और उसकी लाइट किसको दे देते हैं? क्लोरोफिल ए को। तभी तो इस एरिया में भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है और साथ में फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं। अच्छा, अब बच्चों, जब ये ग्राफ आप पढ़ रहे थे, जिस पैराग्राफ को आप पढ़ रहे थे, उसके पिछले वाले पैराग्राफ में एक सवाल पूछा है कि ये दोनों ग्राफ कंप्लीट
1-to-1 ओवरलैप हो रहे हैं या नहीं? क्या पूछा है? ये ग्राफ दोनों कौन कौन से, क्लोरोफिले का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम, क्या कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप हो रहा है? नहीं। अरे भाई, अगर 1-to-1 ओवरलैप हो रहे होते ना तो ये नीला काला दो अलग अलग ना दिखता, नीला और काला एक के ऊपर एक ग्राफ चलता। ऐसा चल रहा है क्या? नहीं, दो अलग अलग ग्राफ दिख रहे हैं। तो कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप नहीं है, कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप नहीं है। आंसर क्या दूं? क्यों बोलूं? एसेसरी पिगमेंट के कारण। किसके कारण ओवरलैप नहीं हुआ? एसेसरी पिगमेंट के कारण। जिन लाइटों को ये ओवरलैप क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एसेसरी पिगमेंट भी है, वो भी तो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो उस क्वेश्चन का आंसर आगे लिख ले नो, और रीजन लिखे इट इज ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ एसेसरी पिगमेंट। हिंदी में सहायक वर्णक के योगदान के कारण, सहायक वर्णक के योगदान के कारण, या इट इज ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ एसेसरी पिगमेंट। ठीक है बच्चों, ये हो गया भाई, ये ग्राफ वाली बातें हो गई। अब आइए थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, धीरे धीरे चीजें पता चलेगी, है ना? हाँ, ये जरूर याद रखिएगा बच्चों, है ना? एसेसरी पिगमेंट क्या है, क्या करते हैं, ठीक है? अब बारी आती है बच्चों, ग्राफ की बात तो खत्म हो गई है। तो भेजे में गई बात जो बताया। ठीक है भाई, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आगे, है ना? देखो बच्चों, एनसीईआरटी ने इसके आगे हेडिंग डाली है व्हाट इज लाइट रिएक्शन। लेकिन इस व्हाट इज लाइट रिएक्शन के अंदर ना एनसीईआरटी ने पहले डिस्कस किया फोटो सिस्टम। मेरी ऑफलाइन क्लास में कोई सोता है क्या? बिल्कुल नहीं सोएगा, सोएगा तो पिटेगा मेरे हाथ से। ठीक है, चलिए बच्चों आ जाइए। तो अब बात आई बच्चों, एनसीईआरटी में एक हेडिंग है व्हाट इज लाइट रिएक्शन, फॉलो एनसीईआरटी करना है। अब व्हाट इज लाइट रिएक्शन जो ये हेडिंग है, इसमें शुरुआत में एनसीईआरटी ने लाइट रिएक्शन के बारे में नहीं बताया है, आगे उससे क्लोरोफिल कैसे सर एसेसरी है? ओ भाई सुन ले, बलजीत भाई सुन ले, क्लोरोफिल है 680 और क्लोरोफिल है 700, ये मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के। बाकी जितने हैं ना सब एसेसरी है, ठीक है? अभी और अच्छे से आगे की बातें आएंगी, चिंता ना करो, कुछ और भी चीजें छिपी है वो भी बताऊंगा। हाँ बिल्कुल बलजीत, बिल्कुल। तो अब सुनो बच्चों, मैं बोल रहा हूं व्हाट इज लाइट रिएक्शन में एनसीईआरटी ने सबसे पहले बात करी है फोटो सिस्टम की। तो पहले फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम पढ़ ले, फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम पढ़ ले, फिर प्रोसेस जो चलेगी मजा आ जाएगा। अलग ही चीज है भाई, प्लांट फिजियो मतलब साइकिल्स, साइकिल्स। और देखेंगे साइकिल के साथ दो ही चीजें होंगी, या तो आप साइकिल के पीछे या साइकिल आपके पीछे। टू मच फन होने वाला है, देखेंगे बहुत जल्दी होने वाला है ये। तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, सबसे पहले बच्चों फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम क्या होता है ये? अरे पिगमेंट के ग्रुप, क्या फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम में क्या गिने जाते हैं? पिगमेंट्स। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है पिगमेंट्स। कहां होते हैं भाई? फोटो सिस्टम क्या है? ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट इन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो अपन पढ़ रहे थे ये ग्रुप में पाए जाते हैं। कहा? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में। बना के दिखाता हूं, चिंता ना करो। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का ग्रुप थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है बच्चों, पता है देखेंगे अभी फिर हाल अपन बात करते हैं। ये जो फोटो सिस्टम है ना, ये दो तरह के होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, ये किसने बताया? बच्चों दो साइंटिस्ट थे, इनका नाम तो एनसीईआरटी में नहीं है,
फिर भी इनका दो काम पढ़ेंगे। अरे डर नहीं लगना है बच्चे, मैं हूं ना, सब आसान लगेगा। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो फोटो सिस्टम है ना, दो तरह के हैं। इमर्सन और एर्नॉल्ड ने खोज की थी। अब एमर्सन एर्नॉल्ड ने खोज की थी, लेकिन क्या करूं, नाम तो नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन एक एक दो दो लाइन का एक्सपेरिमेंट जरूर बताऊंगा शॉर्ट में इनका, क्योंकि वहीं से पता चला था कि प्लांट में दो फोटो सिस्टम है। और पता है इमर्सन एर्नॉल्ड ने किस पर काम किया था? क्लोरेला नाम की ग्रीन एल्गी पर। क्लोरेला नाम की ग्रीन एल्गी पर काम करके इमर्सन और एर्नॉल्ड ने बताया था कि प्लांट में दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। एक बात। दूसरी बात, ये जो फर्स्ट सेकंड नाम है ना, इनके खोज के ऑर्डर पर है, डिस्कवरी के ऑर्डर पर है। ये नहीं कि जो पहले काम करता है वो फोटो सिस्टम फर्स्ट, जो बाद में काम करता है फोटो सिस्टम सेकंड, नहीं, फंक्शन के बेस पर नहीं, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। जो पहले खोजा गया वो फोटो सिस्टम फर्स्ट, जो बाद में खोजा गया वो फोटो सिस्टम सेकंड। राइट, आ जाइए, दो लाइन लिख देता हूं फिर समझाता हूं ये फोटो सिस्टम क्या है। इमर्सन एंड एर्नॉल्ड worked on क्लोरेला। करेला नहीं भाई, हाँ, क्लोरेला ग्रीन एल्गी पर काम किया। क्लोरेला ग्रीन एल्गी पर काम किया और सजेस्ट किया एग्जिस्टेंस ऑफ टू फोटो सिस्टम। क्या बताया? कि प्लांट में दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं। एक का नाम फोटो सिस्टम फर्स्ट, एक का नाम है दो तरह के फोटो सिस्टम। एक का नाम है फोटो सिस्टम फर्स्ट, जिसे शॉर्ट में मैं बोलूंगा पीएस फर्स्ट, और एक है बच्चों फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम सेकंड बोले तो पीएस सेकंड, जिसे शॉर्ट में पीएस सेकंड बोलूंगा। और इनका नाम किस बेस पर है बच्चों? दीज फोटो सिस्टम, ये जो नेमिंग है, दीज फोटो सिस्टम्स हैव बीन नेम्ड, इनका नाम दिया गया है, हैव बीन नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी। डिस्कवरी के ऑर्डर पर दिया गया है, ठीक है, फंक्शन के ऑर्डर पर नहीं। शीतल कुछ ना बोल भाई, ये क्या लिख रही है तू? पीएस सेकंड फिर पीएस वन नहीं। चलिए देखो, चलते हैं, समझते हैं बच्चों फोटो सिस्टम होता क्या है। देखो गौर फरमाइएगा सभी बच्चों, ये थाइलेकॉइड है। आपको क्या पता है थाइलेकॉइड में दो मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है? थाइलेकॉइड में दो मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है। कितना क्या पता, मैंने तो डायग्राम भी बना दिया। एक बार अभिषेक भाई, साइकिल हमारे पीछे वाले, बोल भाई क्या कहता है? थाइलेकॉइड बना दिया मैंने, अब बताओ कितनी मेम्ब्रेन है? नहीं, डायग्राम देख के आंसर नहीं देना है, आंसर कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये नहीं कि सर ने जो बनाया वही होगा। बोलो भाई, थाइलेकॉइड में कितनी मेम्ब्रेन होती है? थाइलेकॉइड में कितनी मेम्ब्रेन होती हैं? बोलिए। हाँ, कुछ लोग तो सही बता रहे हैं, कुछ लोग तो डायग्राम देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, रुको भाई, रुको रुको। देखो बच्चों, ये थाइलेकॉइड है, और सुनो, थाइलेकॉइड में एक ही मेम्ब्रेन है। यहां पर मैंने थिकनेस दिखाई है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन एक ही है, ये एक मेम्ब्रेन है। वो थिकनेस दिखाई है ना, मुझे थिकनेस दिखानी थी ताकि उसके अंदर पिगमेंट बता सकूं। एक मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है। और थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। अंदर के स्पेस को ल्यूमेन कहते हैं। अब सुनो, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन दूसरे मेम्ब्रेन की तरह इसमें भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होगी, प्रोटीन होंगे, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होगी। समझ रहे हो मेरी बात? कोई भी मेम्ब्रेन हो, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की तरह ही। ये तो आप चीटिंग किए, वाह। ठीक है, चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
एनसीईआरटी में दो है। मैंने बोला रे भाई थिकनेस दिखाई है मैंने, ठीक है, हाँ एक ही मेम्ब्रेन है। देखो कोई भी मेम्ब्रेन हो बच्चों, उसमें फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होगी, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होगी ना। अरे यार वो क्लोरोप्लास्ट है भाई, थाइलेकॉइड नहीं है, ठीक है। चलो मैंने क्या बोला, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में दूसरी मेम्ब्रेन की तरह ही फॉस्फोलिपिड की दो लेयर होगी, ठीक। प्रोटीन भी होंगे जैसे दूसरे मेम्ब्रेन में होते हैं। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में एक चीज और होती है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में, अच्छा क्लोरोफिल ए नहीं है, क्लोरोफिल बी है, तो फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं? नहीं होगा चंदन, क्योंकि क्लोरोफिल ए 680, क्लोरोफिल ए 700, केवल वही फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। अच्छा सुनिए बच्चों, मैं बोल रहा हूं दूसरे मेम्ब्रेन की तरह इसमें भी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, प्रोटीन है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज है, पिगमेंट्स है। जगह जगह पर बच्चों इसमें पिगमेंट्स के ग्रुप हैं, पिगमेंट्स के ग्रुप है। देखो ना, मान लो एक पिगमेंट का ग्रुप ये रहा, ये एक पिगमेंट का ग्रुप है, इधर एक पिगमेंट का ग्रुप और है। जगह जगह पर पिगमेंट्स के ग्रुप हैं। देखो पिगमेंट्स के ग्रुप पड़े हैं ढेरों, ये पिगमेंट के ग्रुप है, ठीक है, पिगमेंट के ग्रुप है, ठीक है। क्या हो गया, मिट जा भाई, हाँ मिट गया। तो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में सब कुछ होने के बाद, सब कुछ होने, अरे एटीपी चैनल भी बना दूंगा भाई, अभी पिगमेंट्स पर फोकस करो। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में बच्चों जगह जगह पिगमेंट के ग्रुप हैं। हर पिगमेंट के ग्रुप को, हर पिगमेंट के ग्रुप को, हर पिगमेंट के ग्रुप को एक फोटो सिस्टम कहते हैं। हर पिगमेंट के एक ग्रुप को फोटो सिस्टम कहते हैं। हाँ, पिगमेंट का ग्रुप ही फोटो सिस्टम है, ठीक है। अच्छा अब सुनो बच्चों, हर पिगमेंट के ग्रुप में समझना एक चीज, समझो समझो समझो, कुछ अलग सा बताने जा रहा हूं, आपके काम आएगा। देखो बच्चों, जो पौधा धूप में उग रहा है, जो पौधा धूप में उग रहा है, धूप में उग रहा है मतलब हेलियोफाइट, संभालना भाई थोड़ा भारी बता रहा हूं, हेलियोफाइट्स, हेलियोफाइट होते हैं सन लविंग प्लांट। क्या? सन लविंग प्लांट, धूप में उगने वाले पौधे। एक है सियोफाइट, शेड लविंग प्लांट, शेड छाया में उगने वाले पौधे, हेलियोफाइट और सियोफाइट। धूप में, धूप जिनको पसंद है वो हेलियोफाइट, जो धूप में अक्सर ग्रो करते हैं, सियोफाइट जो अक्सर छाया में ग्रो करते हैं। सही है, मेरी बात ध्यान से संभालना। देखो बच्चों, जो पौधे धूप में ग्रो कर रहे हैं, जो पौधे धूप में ग्रो कर रहे हैं, उनको खूब लाइट मिल रही है, उनको खूब लाइट मिल रही है, तो वो अपने पिगमेंट को इतने, देखो ना, इतने छोटे से एरिया में जो पिगमेंट है वो इतनी लाइट पा जाते हैं कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। अरे भाई धूप में उग रहा है, खूब लाइट मिल रही है, अब खूब लाइट मिल रही है तो इतने ही एरिया में इतनी लाइट इनको मिल गई कि फोटोसिंथेसिस आराम से कर लेते हैं। तो धूप में जो पौधा उगता है, हेलोफाइट अलग है भाई, हेलियोफाइट, हेलोफाइट तो समुद्र के किनारे वाले हैं। तो जो धूप में पौधा उग रहा है उनको तो खूब लाइट मिल रही है, तो कम एरिया में ही पिगमेंट जो फैले हैं इतनी लाइट पा जाते हैं कि वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो जो धूप में उगने वाला पौधा है बच्चों, जो धूप में उगने वाला पौधा है वो, उसके पास छोटे साइज के फोटो सिस्टम होते हैं, छोटे साइज के फोटो सिस्टम होते हैं और कम नंबर ऑफ फोटो सिस्टम होते हैं। धूप में उगने वाला पौधा खूब लाइट मिल रही है तो छोटे छोटे साइज के फोटो सिस्टम होंगे, उतने ही एरिया में उतनी लाइट मिल जाएगी कि वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसलिए उनमें फोटो सिस्टम का साइज छोटा होगा और कम नंबर ऑफ फोटो सिस्टम होंगे। तो धूप में उगने वाले पौधे में क्या होगा, लेस नंबर ऑफ फोटो सिस्टम होंगे और छोटे साइज के फोटो सिस्टम होंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन जो बेचारा धूप में ग्रो कर रहा है उसकी बात तो कर ली, अब जो छाया में उग रहा है वो, भाई छाया में तो लाइट कम मिल रही है ना,
तो वो ज्यादा सरफेस एरिया में अपने पिगमेंट को फैला के रखेंगे ताकि इतनी लाइट मिल सके कि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। तो जो छाया में उग रहा है पौधा, वो अपने पिगमेंट के ग्रुप को ज्यादा सरफेस एरिया में फैला के रखते हैं ताकि ज्यादा एरिया से लाइट वो रिसीव कर सके। मतलब जो छाया में उग रहा है उनमें फोटो सिस्टम का साइज बड़ा होगा और ज्यादा नंबर ऑफ फोटो सिस्टम होंगे। तो जो छाया में उगते हैं उनमें फोटो सिस्टम ज्यादा होंगे और बड़े साइज के फोटो सिस्टम होंगे। सही है, समझ रहे हो? अब आप सोच रहे हो क्यों बता रहे हो? एनसीईआरटी में पीछे एक क्वेश्चन है, उसका जवाब इसी से आएगा। सुन लो मेरी बात। सर हम कैसे मान ले ऐसा होता है? प्रमाण लो भाई, प्रूफ लो। कभी मॉर्निंग वॉक में जाने का मौका मिले, है ना, मॉर्निंग वॉक या धूप वाली वॉक या इवनिंग वाली वॉक, इवनिंग में तो नहीं दिखेगा खैर। बच्चों आप प्रैक्टिकल बात करता हूं, सीधा ग्रास को देखना बच्चों। आप ग्रास जो धूप में ग्रास उग रही होगी, जो धूप में ग्रास उग रही होगी वो लाइट ग्रीन होगी। जो धूप में ग्रास उग रही होगी वो लाइट ग्रीन होगी क्योंकि उसमें फोटो सिस्टम छोटे हैं, कम है, मतलब पिगमेंट कम है, इसीलिए वो लाइट ग्रीन है जो धूप में उग रही है घास। और वही घास देखो जो छाया में उग रही है वो डार्क ग्रीन होगी। जो छाया में उग रही होगी घास वो डार्क ग्रीन होगी क्योंकि उसमें फोटो सिस्टम बड़े साइज के, मतलब पिगमेंट्स ज्यादा होंगे, तो डार्क ग्रीन है। समझ गए? तो प्रूफ भी दे दिया, अब इससे ज्यादा क्या करूं? ठीक है, ओके। आइए बच्चों, तो एनसीईआरटी में पीछे क्वेश्चन है कि छाया या धूप में कौन सा वाला ज्यादा डार्क होगा? छाया वाला। मिलता ही नहीं मौका सर बाहर जाने। कोई बात नहीं, अभी तो नीट निकाल लो, इसके बाद फिर टहलते रहना, है ना बच्चों? ठीक है, ये बात हो गई। अब बच्चों फोटो सिस्टम की बात करते हैं। फोटो सिस्टम की बात करते हैं। देखो बच्चों, हर पिगमेंट के ग्रुप को क्या बोलना है? फोटो सिस्टम। बच्चों फोटो सिस्टम में ना दो चीजें होती है, ध्यान से देखिएगा सभी। हर पिगमेंट के ग्रुप में एक स्पेशल पिगमेंट होता है। ये पिंक कलर से बना रहा हूं। हर पिगमेंट के ग्रुप में एक स्पेशल पिगमेंट होता है बच्चों। ये जो स्पेशल पिगमेंट है ना, ये है या तो क्लोरोफिले 680 या क्लोरोफिले 700। ये स्पेशल पिगमेंट जो है ना, या तो क्लोरोफिले 680 है या क्लोरोफिले 700 है। मान लो बच्चों ये क्लोरोफिले 680 है, ठीक है। इस पिगमेंट के ग्रुप में ये जो स्पेशल है ये क्लोरोफिले 700 है। अरे भाई सुनो 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 सुनो, जिसमें क्लोरोफिले 700 या स्पेशल पिगमेंट है ना, उस पिगमेंट के ग्रुप को डिक्लेयर कर दो फोटो सिस्टम फर्स्ट, और जिस पिगमेंट ग्रुप में क्लोरोफिले 680 है उसे डिक्लेयर कर दो फोटो सिस्टम सेकंड। समझ रहे हो? कैरोटीन होगा बच्चे, कैरोटीनॉइड के कारण कलर आया, है ना? ठीक है, चलिए बच्चों, तो सुनिए, हर पिगमेंट के ग्रुप में एक स्पेशल पिगमेंट है। ये जो स्पेशल पिगमेंट है ना, ये या तो क्लोरोफिले 680 होगा या क्लोरोफिले 700 होगा। इस स्पेशल पिगमेंट को बच्चों बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। क्या बोलते हैं बच्चों? रिएक्शन सेंटर। ये क्लोरोफिले 680 700 वाला जो है, इसे क्या बोलते हैं? रिएक्शन सेंटर। और ये स्पेशल पिगमेंट अगर मैं छोड़ दूं बच्चों, अगर मैं ये स्पेशल पिगमेंट छोड़ दूं, ये लो हटा दिया, तो अब ये जो आम जनता बची, ये जो नॉर्मल पिगमेंट बचे, ये सारे के सारे बच्चों एसेसरी पिगमेंट है। 250 से 400 है। क्या बोल रहा हूं? वो स्पेशल पिगमेंट को क्या नाम दिया? रिएक्शन सेंटर। उसको छोड़कर अगर बाकी पिगमेंट की बात करूं तो वो क्या है? फोटो एसेसरी पिगमेंट है बच्चों। और ये एसेसरी पिगमेंट का जो ग्रुप है इसे कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना कॉम्प्लेक्स।
क्या बोला मैंने भाई? आगे रुको, मैं अगली स्लाइड में जाता हूं। अगली स्लाइड में मैं कुछ लिख रहा हूं, देखो। हर एक फोटो सिस्टम में, हर एक फोटो सिस्टम में होता है रिएक्शन सेंटर, या इसी को बोलते हैं ट्रैप सेंटर। वो जो क्लोरोफिल 680 700 वो रिएक्शन सेंटर है। बाकी जो एक्स्ट्रा पिगमेंट बचे, वो पूरा पिगमेंट का ग्रुप क्या कहलाता है? लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम बोलो या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलो, शॉर्ट में LHC। क्या बोलते हैं? LHC। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? LHC, या इसी को कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? एंटीना कॉम्प्लेक्स। ये बच्चों ठीक है। तो बात रही सर क्या अंतर है, एक एक करके बात कर रहा हूं। आगे मैं रिएक्शन सेंटर की बात कर रहा हूं। रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूलर का वन शॉट आ रहा है सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ दिसंबर के बीच में। मॉलिक्यूलर का वन शॉट आ रहा है, क्लियर अनाउंस कर रहा हूं, सेकेंड थर्ड वीक के बीच में आएगा। ठीक है ना? डेट डिसाइड हो चुकी है किसका वन शॉट कब आएगा, तो मेरा इस बीच में आएगा। ठीक है ना? मतलब 15 से 20 दिसंबर के आसपास, 15 से 20 दिसंबर के बाद आ रहा है मॉलिक्यूलर बायो का वन शॉट। डोंट वरी, चल रहा है सब कुछ, और डेट फाइनल है 15 से 20, मतलब 15 से 20, कोई डिले नहीं, कुछ नहीं। ठीक है? अब फिर एक बार एक शॉट आया, फिर धीरे धीरे सारे टॉपिक के आते जाएंगे। ठीक है? हाँ चलो आ जाओ बच्चों, अब बात करते हैं हम। ठीक है ना? सबको जवाब मिल गया। वन शॉट कब आएगा मॉलिक्यूलर का? 15 से 20 दिसंबर के बीच, मे बी ऑन 20 दिसंबर, नवंबर में नहीं आएगा। बच्चों अभी आपको पूरा पढ़ने की बारी है, पूरा पढ़ने का। टेस्ट में पूरा बायोटेक आएगा, माइक्रोब्स आएगा। बायोटेक के दोनों चैप्टर आएंगे, माइक्रोब्स आएगा और फोटोसिंथेसिस का शुरुआत का पार्ट आएगा। हाँ माही, इसका आंसर कैरोटिनॉइड होगा, येलो या पेल ग्रीन ड्यू टू कैरोटिनॉइड्स। ठीक है? ठीक है? हाँ, नहीं ऐसे लाइव लेने का क्या फायदा, वो तो मैं बना के दे दूंगा, आ जाएगा लाइव अपने आप, है ना? ठीक है, चलो बच्चों, फोटो सिस्टम में मैंने बोला वो जो एक स्पेशल पिगमेंट है वो रिएक्शन सेंटर है। वो क्या है? रिएक्शन सेंटर। अब ये जो रिएक्शन सेंटर है ना बच्चों, ये जो रिएक्शन सेंटर है ये क्या है? ये बच्चे पुरानी अगर ज्यादा रंग बिरंगी नहीं है तो पुरानी से चल जाएगा, या फिर नई खरीद लो अगर बहुत ज्यादा भर रखी है। जो करेक्शन होते हैं वैसे भी हम बता देते हैं। बिल्कुल राहुल, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, वन शॉट इज फॉर रिवीजन, है ना? इसीलिए वन शॉट लाने में मैं देर कर रहा हूं। ये क्या, कई बच्चे ये सोच के बैठे कि वन शॉट से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वन शॉट इज फॉर रिवीजन बच्चों, याद रखना। पिछले 4-5 साल के पुराने इंस्टीट्यूट का इतिहास देख लो यार, वन शॉट से सिर्फ रिवीजन करोगे सिलेक्शन हो जाएगा। तो सोचो उसी से सिलेक्शन लेना है तो यार सॉरी फॉर दैट, है ना? तो मेरी बात सुनिए। हाँ वो बात अलग है, मैं वन शॉट में सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है? ठीक है, आइए बच्चों, लेकिन एक बार पढ़ा होगा तब ना समझ में आएगा। बच्चे आयुष्मान, फोटो सिस्टम का पुराना नाम था क्वांटासोम। क्वांटासोम क्या था? ग्रुप ऑफ पिगमेंट को क्वांटासोम बोलते थे। और जब क्वांटासोम बोलते थे ना, तो पिगमेंट को दो हिस्से में नहीं बांटते थे, रिएक्शन सेंटर और LHC में नहीं बांटते थे। वहां पिगमेंट का ग्रुप क्वांटासोम, पुराना नाम। फिर उसी का नया नाम आ गया फोटो सिस्टम, जिसको दो हिस्से में बांट दिया, रिएक्शन सेंटर और LHC में। ठीक है? ओके, चलिए आइए बच्चों, ये रिएक्शन सेंटर वाला जो क्लोरोफिल है, इसकी खास बात क्या है बच्चों? रिएक्शन सेंटर बच्चों बना होता है सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। सही है? लेकिन सर स्पेशल क्या? आप तो बोल रहे थे स्पेशल है। स्पेशल ये है कि इन पर जब लाइट पड़ती है तो इनका एक इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाता है, बाकी से नहीं भागता, बाकी से नहीं भागता। सही है? हाँ पहले पढ़ा है तो फिर वन शॉट से हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं सुनो जरा। रिएक्शन सेंटर में जो सिंगल मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का है, उसकी खास बात यह है कि जब उस पर लाइट पड़ती है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल कर भाग जाता है, बाकियों से नहीं भागता, सिर्फ उसी से भागेगा। इमर्सन एर्नोल्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा ये टॉपिक होने के बाद। ठीक है? तो चलिए, रिएक्शन सेंटर में
रिएक्शन सेंटर में क्या लिखूं भाई, क्या कहानी बोली मैंने? रिएक्शन सेंटर इज व्हाट? सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए फ्रॉम विच जिससे इलेक्ट्रॉन एग्जिट करता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन एग्जिट्स ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। जब लाइट पड़ती है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, सिर्फ इसी से निकलेगा और किसी से नहीं, इनसे नहीं निकलेगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप PS1 पढ़ रहे हो तो रिएक्शन सेंटर में क्या होगा? क्लोरोफिलेज 700 या बोलो P700। P मतलब पिगमेंट, क्लोरोफिलेज 700 या पिगमेंट 700। क्या खास है इसमें? अरे भाई, इसका एब्जॉर्प्शन पीक जो है, इसका एब्जॉर्प्शन पीक जो है 700 नैनोमीटर पर है। मतलब ये सबसे ज्यादा कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा? 700 नैनोमीटर की। PS2 अगर पढ़ रहे हो तो रिएक्शन सेंटर पर क्या मिलेगा? क्लोरोफिलेज 680 या पिगमेंट 680। ये सबसे ज्यादा कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करेगा, सबसे बड़ा पीक आएगा इसका 680 नैनोमीटर। ये दोनों रेड लाइट है, 680 700 दोनों रेड लाइट है। नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इसी से एग्जिट होगा बस, और किसी से नहीं। ठीक है। अच्छा, रिएक्शन सेंटर हो गया। अच्छा, एक मिनट, अब इसके बाद LHC की बात करता हूं। बच्चों, रिएक्शन सेंटर वाला हिस्सा हटा दो, रिएक्शन सेंटर वाला हिस्सा हटा दो। अब जो फोटो सिस्टम में बचा उसे कहते हैं LHC। पता है NCERT क्या बोलती है? कोई बात नहीं बच्चे, एग्जिट लिख एबिट लिख चलेगा। ठीक है। अब सुनो मेरी बात, NCERT क्या बोलती है? आ गया। NCERT क्या बोलती है कि, संभालना भाई, ईच फोटो सिस्टम इन हर फोटो सिस्टम में एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, मतलब रिएक्शन सेंटर वाला क्लोरोफिल ए छोड़ दो, इसके बाद जो बचा वो क्या कहलाता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना कॉम्प्लेक्स। और NCERT कहती है बच्चों, LHC में होते हैं हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल। मैं गिनती बोल देता हूं, 250 से 400। आगे NCERT लिखती है क्या? फोटो सिस्टम, ये जो LHC है इसमें हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट होते हैं मॉलिक्यूल। आगे NCERT बोलती है बाउंड टू प्रोटीन। क्या बोलती है NCERT? बाउंड टू प्रोटीन। हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल है, और ये किससे जुड़े हैं? प्रोटीन से। सर ये प्रोटीन कहां से आ गया? अरे अभी तो बताया था भाई, क्या कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में पिगमेंट्स तो हैं ही, लेकिन मेम्ब्रेन है तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर भी होगी, प्रोटीन्स भी होंगे, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर भी होगी। तो कहने का मतलब यह है कि कौन से प्रोटीन की बात हो रही है? ओ भाई, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन की प्रोटीन से जुड़े हैं। 250 से 400 पिगमेंट है LHC में, किससे जुड़े हैं? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन की प्रोटीन से। और ये लोग करते क्या हैं? अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसकी एनर्जी रिएक्शन सेंटर को दे देते हैं कि भाई इससे फोटोसिंथेसिस करा लो। मतलब दे आर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस। भाई क्लोरोफिल 700 और 680 अकेले बैठेंगे तो 680 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर की लाइट में फोटोसिंथेसिस करेंगे। बाकी वेवलेंथ ऑफ लाइट कहां? उनको ये लोग एब्जॉर्ब करेंगे और उसकी एनर्जी दे देंगे रिएक्शन सेंटर को कि भाई इससे भी फोटोसिंथेसिस करा लो। समझ रहे हैं? हाँ, तो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम या कॉम्प्लेक्स में क्या लिखूं? इसमें बच्चों मैं लिख रहा हूं क्या कि LHC कंटेन 250 से 400 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स। 250 से 400 मॉलिक्यूल ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स किससे जुड़े हुए हैं? बाउंड टू प्रोटीन्स ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। पूरा लिख रहा हूं, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन की प्रोटीन से जुड़े होते हैं। ठीक है। और दूसरा,
अरे भाई, दे फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, दक्षता बढ़ा रहे हैं ना। दे इंक्रीज एसेरी पिगमेंट्स करते क्या है, दे, या ऐसे लिख देता हूं, एसेसरी पिगमेंट्स या एंटीना पिगमेंट्स जो है ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय एब्जॉर्बिंग लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं, एंड ट्रांसफरिंग द एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर, एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं टू रिएक्शन सेंटर। एनर्जी किसको दे देते हैं, रिएक्शन सेंटर को। माही, ठीक है भाई, क्लोरोफिलिक एसिड, हाँ देखिए देखिए मेरी बात, एक हाँ सुनिएगा, हाँ बच्चों, इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल हो सकता है, मेनली तो इंटीग्रल ही होगा। अच्छा बच्चों, कोई बात नहीं, नहीं हिंदी में लिखा है ना ललित कि सैकड़ों सहायक वर्णक होते हैं जो प्रोटीन से बंधे होते हैं, वही तो लिखा है मैंने यहां, है ना। चलो बच्चों, 250 से 400 मैंने बोला है, 100 लिखा है एनसीईआरटी में, 100 ऑफ, सैकड़ों। कैसे, ये तो बच्चे जब मैं फोटो सिस्टम की वर्किंग पढ़ाऊंगा अब, तब समझ में आएगा, ठीक है। एक 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 खुलासा करना चाह रहा हूं, जो चीज अभी तक नहीं बताई अब बताना चाह रहा हूं। संभालना, संभाल लोगे ना, संभालना बच्चों। देखो ये जो क्या क्या क्वेश्चन पूछे, अंश ने पूछा है ना, क्लोरोफिलेज सिर्फ PS1 और PS2 में ही रहेगा, वो तो ठीक है। लास्ट में थोड़ा मोटे, सिर्फ PS1 PS2 में होगा क्लोरोफिल, बट इट कैन नॉट, क्लोरोफिलेज नॉट। माही, आपके सवाल का जवाब अगली क्लास में देता हूं मैं, वैसे बताना चाहूं तो बता सकता हूं मैं अभी। देखो बच्चों सुन लो, जवाब दे ही देता हूं, सुनिए। 100 नहीं लिखा भाई, 100 ऑफ लिखा है, 100 ऑफ लिखा है, 100 नहीं लिखा है, ठीक है। तो एग्जैक्ट डेटा ये है, ठीक है। एक चीज सुन लीजिए बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए, अगली क्लास में मैं क्या करने वाला हूं वो सुनिए। अगली क्लास में मैं ये जो फोटो सिस्टम बनाया हूं ना, इसको निकाल के बाहर ले जाऊंगा और समझाऊं ये सिस्टम बाहर, ये पूरा एक फोटो सिस्टम बाहर निकाल